अच्छा भाई, हम शेल तो हमने देख लिया था क्या एग्जीक्यूट हुआ, और अब हम कोड पर थे। कोड पर वापस आते हैं। इस कोड में हमने क्या बात की थी? हाँ, हम ये बात कर रहे थे कि हमने ए और बी मैट्रिक्स की अलग अलग फंक्शंस लिखे हुए हैं। ए और ये भी हमने देख लिया था कि अगर वेरिएबल मेन प्रोग्राम में डिफाइन हो तब तो इसमें इस्तेमाल हो जाते हैं, फंक्शन में वो इस्तेमाल हो सकते हैं। लेकिन अगर फंक्शन के अंदर जो वेरिएबल डिफाइन होते हैं वो फंक्शन के अंदर अंदर तो एक्सेसिबल होते हैं, लेकिन फंक्शन के बाहर मेन प्रोग्राम में एक्सेसिबल नहीं होते। उसकी मिसाल हमने ए लिस्ट की को इनिशियलाइज करके देख लिया। अब हमने उसे मेन प्रोग्राम से निकाल लिया था, सिर्फ फंक्शन का पार्ट था। तो मेन प्रोग्राम में जाके उसने एरर दिया था कि जब उसने ए को यूज़ करना चाहा तो उसको वो ए नाम का वेरिएबल नहीं मिला था। लेकिन जब हमने मेन प्रोग्राम में ए डिफाइन किया हुआ था और फंक्शन में उसको यूज़ किया हुआ था तो वहाँ वो इस्तेमाल हो गया था, और बल्कि वो वैल्यूज़ भी सही ट्रांसफ़र हुई थी, क्योंकि यहाँ पर जो इस फंक्शन में मैट्रिक्स ए इनपुट में जो ए डॉट अपेंड था ये असल में उसी वेरिएबल में अपेंड कर रहा था जो मेन प्रोग्राम में क्रिएटेड था। लिहाजा वो वहाँ पर जो वैल्यूज़ यहाँ पर इनपुट हुई थी वो मेन प्रोग्राम में एक्सेसिबल भी अवेलेबल भी थी। जी, मैं पहले कोड ही एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो जो हमने जो हमारा मेन प्रोग्राम था, इसमें मेन प्रोग्राम में हमने पहला काम ये किया था कि ए इनपुट लिया था, फिर बी इनपुट लिया था, फिर उसके बाद उन दोनों को मल्टीप्लाई किया था। हमने इन दोनों के अलग अलग कोड लिख दिए, मैट्रिक्स ए इनपुट का अलग, मैट्रिक्स बी इनपुट का अलग, लेकिन उनके वेरिएबल मेन प्रोग्राम में ही कोड किया था। अब हम ये चाह रहे हैं कि मुझे मेन प्रोग्राम में ये जो कोड लिखा है मैंने इसको वेरिएबल डिफाइन किया, इसको यूज़ ना करना पड़े। अच्छा, असल में जब फंक्शंस बनाते हैं ना तो उनकी एक डिज़ायरेबल क्वालिटी होती भी है कि ये एज मच इंडिपेंडेंट एज पॉसिबल हो। यानी अगर कोई ग्लोबल वेरिएबल ना यूज़ कर रहे हो, ग्लोबल वेरिएबल उनको कहते हैं जो मेन प्रोग्राम में डिफाइन होते हैं और हम फंक्शन में यूज़ करते हैं, उनको हम ग्लोबल वेरिएबल कह रहे हैं। तो फंक्शन की एक क्वालिटी ये होती है कि फंक्शन ग्लोबल वेरिएबल्स को ना यूज़ करता हो। लेकिन जो मैट्रिक्स इनपुट है, या अब हमने जो बनाना शुरू किया मैट्रिक्स इनपुट, बल्कि मैट्रिक्स इनपुट से मैं एक्सप्लेन करता हूँ फिर मैट्रिक्स इनपुट पे आता हूँ। ये जो मैट्रिक्स इनपुट है ये तो डिपेंड कर रहा है, इसमें तो ग्लोबल वेरिएबल यूज हो रहा है। तो हम ये कोशिश करेंगे, अब हम ये चाहते हैं कि ग्लोबल वेरिएबल ना यूज करें बल्कि फंक्शन के अंदर ही लोकल वेरिएबल डिफाइन कर दें और उसको यूज करें। इसका तरीका क्या है कि वो चीज़ अब हमने बनानी शुरू की थी इस मैट्रिक्स इनपुट यहाँ पर। तो उसके ऊपर की जो चीज़ें इनको तो अब हम रिमार्क कर देते हैं, इनकी हमें ज़रूरत नहीं रही, ये हमारे कोड का, हम नहीं चाहते कि हमारे कोड का पार्ट हो, ये हमने रिमार्क कर दिए। और अब ये वाला जो कोड है इसको हमने इंडिपेंडेंट करने के लिए ये इसमें जितने वेरिएबल्स यूज हुए हम चाहते हैं वो यहीं पर डिफाइन हो। तो सबसे पहले चीज़ तो ये m वेरिएबल था जो असल में मैट्रिक्स को होल्ड करता है, वो हमने इस मैट्रिक्स के अंदर इस फंक्शन के अंदर ही डिफाइन किया और इस फंक्शन के अंदर ही हमने उसमें वैल्यूज अपेंड करवाई। अब जब हमारा ये फंक्शन एग्जीक्यूट होगा तो ये यूजर से इनपुट लेता जाएगा, आर नाम की एक लिस्ट में उन वैल्यूज को अपेंड करता चला जाएगा। ये देखें, ये यहाँ इनपुट ले रहा है और इनपुट लेने के बाद इस आर में अपेंड कर रहा है। और जब ये वाइल लूप से बाहर जाएगा तो इसका मतलब है कि एक रो की वैल्यूज इनपुट हो गई। तो जब ये इस लूप से बाहर गया तो वहां लिखा हुआ है एम डॉट अपेंड, तो ये जो आर लिस्ट है ये एम में अपेंड हो गई। और फिर आर इज इक्वल टू आर प्लस वन हमने इसलिए किया है कि जो वाइल लूप है इसको हमें उतनी दफा चलाना है जितनी ए में रोज हैं। सो ये वाला प्रोग्राम जो है ये इस वक्त तो अब ये मैट्रिक्स ए इनपुट में इस वाले फंक्शन में एम नाम के वेरिएबल में वो वैल्यूज हैं जो हमने असल में हमें अपने प्रोग्राम में ए नाम के वेरिएबल में डालनी है, जिसमें हमने ए मैट्रिक्स की इनपुट ले रहे हैं, उसका नाम हमने ए रखा था मेन प्रोग्राम में, हमें ये वैल्यूज उसमें चाहिए। तो किसी फंक्शन में जो वैल्यूज कैलकुलेट हुई हैं या इनपुट हुई हैं उन वैल्यूज को अगर हम मेन प्रोग्राम में ट्रांसफर करना चाहें तो उसके लिए रिटर्न स्टेटमेंट इस्तेमाल करना होता है।
और रिटर्न के आगे आप एक वेरिएबल नेम लिखते हैं और उस वहां पर जो जितने m नाम के वेरिएबल में जितनी वैल्यूज हैं अब ये सारी की सारी वैल्यूज ट्रांसफर होंगी मेन प्रोग्राम में। तो अब ये जो वैल्यूज आ रही हैं मैट्रिक्स ए, अब इसका नाम है मैट्रिक्स इनपुट, मैट्रिक्स ए इनपुट नहीं, अब इसका नाम है मैट्रिक्स इनपुट। तो मैट्रिक्स ए, मैट्रिक्स इनपुट नाम का हमने फंक्शन कॉल किया और मैट्रिक्स इनपुट नाम के फंक्शन से जो वैल्यूज आ रही हैं उसको हम ए नाम के वेरिएबल में असाइन कर लेते हैं। ठीक है, तो अब हम उसको बारी बारी चेंज करेंगे, सारी चीजें एक साथ नहीं चेंज कर रहे। पहले हमने मैट्रिक्स इनपुट लिया, अच्छा मैट्रिक्स बी इनपुट भी रिक्वायर होगा, फिलहाल हम मैट्रिक्स बी इनपुट को इससे बाहर ले आते हैं, कमेंट से बाहर ले आते हैं। अब मैट्रिक्स बी इनपुट डिफाइंड है, अब मैट्रिक्स इनपुट डिफाइंड है और ये आपका मेन प्रोग्राम है। अब इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो ये इस प्रोग्राम में इसका रिजल्ट तो एग्जैक्टली वही आएगा। एग्जीक्यूट कैसे होगा कि जब ये यहाँ से चलता हुआ मेन प्रोग्राम जब हमारा चलना शुरू हुआ और ये चलते हुए इस लाइन पे पहुंचा तो यहाँ पे ये फंक्शन कॉल होगा मैट्रिक्स ए इनपुट। मैट्रिक्स ए इनपुट कहाँ लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है मैट्रिक्स ए इनपुट। इसका मतलब है ये एग्जीक्यूट होना शुरू होगा। पहली लाइन एग्जीक्यूट होगी, एम्प्टी लिस्ट क्रिएट हो जाएगी, फिर ये आर की वैल्यू 0 हो जाएगी, फिर वाइल का लूप चलेगा और इस वाइल लूप के अंदर वाइल सी का लूप चलेगा, वाइल आर के अंदर वाइल सी का लूप चलेगा। वाइल सी का लूप एक रो की वैल्यूज इनपुट लेगा, उसको एम में अपेंड करेगा, फिर ये वाइल आर का लूप की बॉडी कंप्लीट हो, फिर ये दोबारा वाइल आर की कंडीशन चेक करने जाएगा और इस तरह से ये चलता रहेगा। जब ये इस वाइल लूप से भी बाहर आएगा तो इस एम में इसने जितनी वैल्यूज अपेंड की थी, एम में जितनी वैल्यूज के पास स्टोर हुई हैं उनको ये मेन प्रोग्राम में ट्रांसफर कर देगा, मेन प्रोग्राम को रिटर्न कर देगा। मेन प्रोग्राम को रिटर्न करेगा, उसको हमने रिसीव किया है यहाँ पर ए नाम के वेरिएबल में। तो अब ए में कौन सी वैल्यूज आएंगी, जो फंक्शन में एम नाम के वेरिएबल में थे वो वैल्यूज ए में ट्रांसफर हो जाएंगी। अब इसको रन भी करके देख लें कि यहाँ तक का प्रोग्राम सही चल रहा है या नहीं। एक दफ़ा की जो गलती हुई है उसकी वजह से मैं अब नहीं चाहता कि कोई प्रॉब्लम दोबारा से क्रिएट हो। अब एंटर वैल्यू फॉर मैट्रिक्स ए, इसमें वही 6 वैल्यूज देते हैं 1 2 3 4 5 6। अभी बी मैट्रिक्स इनपुट ले रहा है 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इसने एरर कहाँ दिया, मैट्रिक्स बी इनपुट। और ये कह रहा है कि बी इज नॉट डिफाइंड। अच्छा, अब कोड पे शिफ्ट होते हैं और इसकी रीजन अब आपको खुद समझ में आ रही होगी क्या रीजन है। उसकी रीजन क्या है कि ये मैट्रिक्स बी इनपुट में यहाँ पर बी तो लिस्ट बी डॉट अपेंड लिखा है ना, इसका मतलब बी एक लिस्ट होनी चाहिए। बी लिस्ट इस मैट्रिक्स बी इनपुट में तो डिफाइंड नहीं है, तो फिर मेन प्रोग्राम में डिफाइन होनी चाहिए। मेन प्रोग्राम में भी डिफाइन नहीं है। तो अब अगर इसका मतलब है इसका हल आर्जी हल तो ये है कि बी इज इक्वल्स टू नल असाइन कर दें। तो अब ये बी क्रिएट हो गया और अब ये बी क्योंकि मेन प्रोग्राम में है लिहाजा उस मैट्रिक्स बी इनपुट में भी एक्सेसिबल होगा। तब वापस इसको रन कर रहे हैं और मैं स्विच करता हूं शेल पे। ये शेल पे गए 1 2 3 4 5 6 और फिर 7 8 9 और ये 10 और ये 11 और ये 12। वेटिंग में जो थे वो एडमिट हो गए। अब ए मैट्रिक्स देख लें, बी मैट्रिक्स देख लें, सी मैट्रिक्स देख लें, सब हो गए। ठीक है, तो ये वाली प्रॉब्लम सॉल्व हुई। लेकिन अब हम जा रहे हैं दोबारा कोड पर और ये जो हमने यहाँ पर मैट्रिक्स बी मैट्रिक्स की इनपुट के लिए ये वाला फंक्शन कॉल किया है, इसकी अब क्या जरूरत रह गई।
इसकी जगह पर भी हम ये मैट्रिक्स इनपुट फंक्शन कॉल कर सकते हैं। तो हम अगर यहाँ पे लिख दें b इज टू मैट्रिक्स इनपुट और ये मैट्रिक्स b इनपुट को यहाँ से हटा ही दें, तब भी इस कोड को चलना चाहिए। जब ये a में इनपुट ले रहा है तो b में भी इनपुट ले सकते हैं। क्यों? अच्छा, b में असल में a में इनपुट नहीं ले रहा। जब ये फंक्शन कॉल होगा तो असल में तो ये m में इनपुट लेगा। चाहिए वाला कोड भी अब बेकार है ऊपर वाला, लिहाजा इसको हम कमेंट आउट कर देते हैं, क्योंकि अब मैट्रिक्स भी इनपुट हमारा कॉल नहीं हो रहा। अब हमें मैट्रिक्स इनपुट से ही सरोकार है। सो अब मैट्रिक्स इनपुट फंक्शन ए में नहीं इनपुट ले रहा बल्कि एम में इनपुट ले रहा है, लेकिन एम में इसके पास जो वैल्यू स्टोर होती है उनको वो मेन प्रोग्राम को ट्रांसफर कर देता है, उसको हम ए में रिसीव कर लेते हैं। दूसरी दफा हम दोबारा ये फंक्शन कॉल करें, लेकिन वहां से जो वैल्यूज सेंड हो रही हैं उसको हमने बी में रिसीव कर लिया। हमने लिखा बी इज इक्वल टू मैट्रिक्स इनपुट। अच्छा, जरा इसको इस पे मैट्रिक्स इनपुट पे नजर डालें। अब ये दोनों में 6 वैल्यूज तो इनपुट होंगी, लेकिन हाँ, एक काम और कर लेते हैं, एक काम और करते हैं। ये वाला जो फॉर लूप है ना, इसकी जगह पर हम वाइल लूप की जगह पर फॉर लूप लिख लेते हैं। फॉर आर इन रेंज एन आर है। असल में कोड थोड़ा सा छोटा हो जाता है और आसानी से समझ में आने लगता है। छोटा कोड होता है तो ज़्यादा जल्दी से समझ में आ जाता है अगर कॉम्प्लेक्स ना हो तो। और ये जो सी का जो फॉर लूप वाइल लूप है, इसको इसकी जगह पर भी हम फॉर लूप लगा लेते हैं। फॉर सी इन रेंज NCA। अभी C इक्वल टू C+1 की भी जरूरत नहीं रही और R इक्वल टू R+1 की भी जरूरत नहीं रही। अब पहला काम हम ये करते हैं, ये देख लेते हैं कि क्या ये इनपुट सही ले रहा है या नहीं ले रहा। बस आगे तो ये एरर देगा, लेकिन ये देखते हैं कि एक ही इनपुट ये सही ले रहा है या नहीं ले रहा। रन किया, शेल पे स्विच कर दें ताकि आपको भी नजर आए क्या हो रहा है। 6 वैल्यूज इनपुट ले लें, 1 2 3 4 5 और 6। अब जो कोड है अब जो ये इनपुट मांग रहा है, ये बी की इनपुट मांग रहा है और ये 6 ही वैल्यूज मांगेगा, 7 8 9, लेकिन उसके आगे जाके प्रॉब्लम करेगा। 6 वैल्यूज तो उसने ली, आगे प्रॉब्लम इसने कहा यहाँ जब ये इसको मल्टीप्लाई करने गया वहां प्रॉब्लम। अच्छा, प्रॉब्लम है क्या? ए की वैल्यूज देखें, बी की वैल्यूज देखें। अच्छा देखें, बी ए में भी 2 रोज 3 कॉलम्स हैं, बी में भी 2 रोज 3 कॉलम्स हैं। वजह गालबन आपकी समझ में आ गई होगी। नहीं आई तो मैं कोड पे स्विच कर रहा हूँ। देखिए जरा, हमने एक ही फंक्शन कॉल किया है ना, ए की इनपुट के लिए भी और बी की इनपुट के लिए भी, और ये जो लूप चला है ये NRA और NCA तक चला है। जितने नंबर ऑफ रोज ऑफ ए हैं और जितने नंबर ऑफ रोज ऑफ बी हैं, जितने नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए हैं और नंबर ऑफ रोज ऑफ ए है, उसकी उस एक ही डायमेंशन के हिसाब से ये कोड चल रहा है। अच्छा, होना तो ये चाहिए ना कि पहली दफा जब ए की इनपुट ले रहा है तो रोज की तादाद 2 है और कॉलम की तादाद 3 है, और बी में इसका उलट है। तो अब यहाँ पर NRA और NCA नहीं होना चाहिए, फिर क्या करें? बल्कि हम अब हम ये करेंगे। अब हम अच्छा, फिलहाल तो इसको मैं यहीं रिस्टोर कर रहा हूँ। बात ये है कि अब हमें ये ज़्यादा बेहतर रहेगा कि NRA और NCA की वैल्यूज जो है मेन प्रोग्राम से फंक्शन को ट्रांसफर हो। जिस तरह से, यानी हम अपने फंक्शन जो है, अभी तक हमने पैरामीटर नहीं लिखे थे, अब हम पैरामीटर्स के साथ ये फंक्शन डिफाइन करें। जिस तरह से लॉग फंक्शन है, लॉग फंक्शन के बाद ब्रैकेट में हम जो वैल्यू लिखते हैं वो उसका लॉग रिटर्न करते हैं। तो अब हम ये चाहते हैं मैट्रिक्स इनपुट में के जो ब्रैकेट्स हैं इनमें हम रोज और कॉलम्स मेंशन करें, और वो नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स के उन नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स के हिसाब से जो हम इसको पैरामीटर के तौर पे पास करेंगे उसके हिसाब से मैट्रिक्स इनपुट लेंगे। यानी अगर मैं 5,6 लिख दूं तो 5 रोज 6 कॉलम की 30 यानी 30 वैल्यूज की एक मैट्रिक्स इनपुट लें। तो हम उसके लिए यूँ कर लेते हैं कि 2 वेरिएबल्स डिफाइन कर, इसका तरीका ये होता है कि ये जो ब्रैकेट्स हैं ना, इसके बीच में हम उन वेरिएबल्स का नाम लिख देते हैं जिन वेरिएबल्स की वैल्यूज हमें मेन प्रोग्राम से अपने
इस फंक्शन में चाहिए। तो नंबर ऑफ रोज कॉमा नंबर ऑफ कॉलम्स, ये हमने दो वेरिएबल डिफाइन कर दिए। तो अब ये रेंज एनआरए की जगह पर क्या होना चाहिए, नंबर ऑफ रोज, और एनसीए की जगह पे क्या होना चाहिए, नंबर ऑफ कॉलम्स। तो जब हम कोई फंक्शन डिफाइन करते हैं जिसमें पैरामीटर्स भी हों, ये जो जब हम फंक्शन डिफाइन कर रहे होते हैं ना, तो इन दो ब्रैकेट्स के बीच में जो चीजें लिखी हुई होती हैं ये कहलाती हैं पैरामीटर्स। और जब हम इस फंक्शन को कॉल करते हैं तो हमें उन पैरामीटर्स के लिए वैल्यूज यहाँ से पास ऑन करनी होती है। मसलन अगर मैं लिखूँ 2,3, तब क्या होगा, ये 2 पहली वैल्यू है, ये पहले वेरिएबल को चली जाएगी, यानी नंबर ऑफ रोज को। ये 3 दूसरी वैल्यू है, तो ये दूसरे वेरिएबल को चली जाएगी जो कि नंबर ऑफ कॉलम्स है। तब जब ये लूप चल रहा होगा तो आउटर लूप जो है वो 0 से लेके 1 तक चलेगा, और इंटरनल लूप जो है वो 0 से लेके 3 तक चलेगा। यानी वो 3 रोज की एक 3 वैल्यूज की एक रो इनपुट लेगा और उसको उसमें m में डाल लेगा, और ये काम वो 2 दफा करेगा, यानी ये 2/3 की मैट्रिक्स बन जाएगी। और बी मैट्रिक्स की इनपुट लेने के लिए अब इसमें 3 रोज और 2 कॉलम, तो मैं 3 ब्रैकेट में 3,2 लिखूंगा। और याद रहे कि इसको हमने क्या कहा था, ये आर्ग्यूमेंट्स हैं। इन आर्ग्यूमेंट्स की वैल्यूज पैरामीटर्स को ट्रांसफर होंगे, और कैसे होंगे, पहली वैल्यू पहले वेरिएबल को, दूसरी वैल्यू दूसरे वेरिएबल को। यानी बी की इनपुट लेते वक्त नंबर ऑफ रोज की तादाद 3 होगी, नंबर ऑफ कॉलम्स की तादाद 2 होगी। नंबर ऑफ कॉलम्स के वेरिएबल में 2 ट्रांसफर होगा और नंबर ऑफ रोज के वेरिएबल में 3 ट्रांसफर होगा। तो अब ये जो इंटरनल लूप है, ये 2 वैल्यूज इनपुट लेके उसकी एक लिस्ट बना के एम में अपेंड कर देगा, और ऐसा काम वो 3 दफा करेगा। यानी एम में 3 लिस्टें होंगी और हर एक में 2-2 वैल्यूज होंगी। अच्छा, यहां तक की चीज को अब हम एक दफा और एग्जीक्यूट करके देख लें ताकि हम श्योर हो जाए तो कि जहां यहां तक हमने जो काम किया वो सही है। स्टूडेंट्स को एडमिट कर लिया, और राइट, और कोई चीज नहीं है। ओके, मैं इसको रन कर रहा हूं और स्विच कर रहा हूं विंडो को, शेल पे जा रहे हैं। 1 2 3 4 5 6, दूसरी मैट्रिक्स की वैल्यूज 7 8 9 10 11 और 12। ठीक है, अब इसने कोई कंप्लेन नहीं की, कोई एरर नहीं आया, एक ही वैल्यूज सही आई हैं, दो रोज हैं 3-3 कॉलम की, और बी की वैल्यूज भी सही आई हैं, 3 रोज हैं 2-2 कॉलम की, और सी मैट्रिक्स भी सही है, 2/2 की है, और वैल्यूज भी सही आई हैं। तो अब हम कोड पे जाके देखते हैं हमने नई बात जो सीखी है अभी वो क्या है। जो हमने नई बात सीखी है वो ये है कि हम इससे पहले हमने जो फंक्शन डिफाइन किया था उसमें हमने पैरामीटर कोई नहीं पास किए थे, उनके पैरामीटर्स कोई नहीं थे। तो या तो फंक्शन के अंदर वो वेरिएबल्स होने चाहिए थे जो यहाँ इस्तेमाल हुए, या वो वेरिएबल्स मेन प्रोग्राम में डिफाइन होने चाहिए, कहीं ना कहीं डिफाइन होने चाहिए। लेकिन फंक्शंस को एज मच इंडिपेंडेंट एज पॉसिबल होना चाहिए, यानी वो बाहर के किसी वेरिएबल के ऊपर डायरेक्टली डिपेंड ना कर रहे हो। अब देखें, एम भी इसका इंटरनल वेरिएबल है, नंबर ऑफ रोज भी इसका इंटरनल वेरिएबल है, नंबर ऑफ कॉलम्स भी इसका इंटरनल वेरिएबल है। हाँ, इनकी वैल्यूज मेन प्रोग्राम से आएंगी, लेकिन कैसे आएंगी, जब प्रोग्रामर इनको यूज करेगा तो वहां पर ये मेंशन करेगा कि उसे कितनी रोज कितने कॉलम्स चाहिए। किस तरह से, जब ये कॉल करेगा तो उसके ब्रैकेट्स में वो वैल्यूज लिख देगा, जो पहले पैरामीटर की वैल्यू जो होनी चाहिए वो पहले आर्ग्यूमेंट के तौर पे लिख देगा, दूसरे पैरामीटर की वैल्यू चाहिए वो दूसरे आर्ग्यूमेंट के तौर पे लिख देगा। तो अब ये प्रोग्राम जो है वो सही चल रहा है। अच्छा, अब आपने जरा कोड पे जाए, मैं एक चीज आपको और दिखा, वो शेल पे जाते हैं और एक चीज आपको और दिखाता हूँ। दो वेरिएबल्स की वैल्यूज ये इनपुट ले रहा है, दो मैट्रिक्स की वैल्यूज इनपुट ले रहा है, लेकिन वह एंटर वैल्यू फॉर मैट्रिक्स, एंटर वैल्यू फॉर मैट्रिक्स,
इसके लिए भी यही किया। अब जाहिर है कि कॉल फंक्शन तो एक ही है ना, उसने जो प्रिंट करवाया वही ए के लिए प्रिंट हो रहा है, वो बी के लिए हो रहा है। अब मैं चाहता हूं कि यहां पर लिखा हुआ है एंटर वैल्यू फॉर मैट्रिक्स ए और एंटर वैल्यू फॉर मैट्रिक्स बी। अब ये कैसे होगा? अब ये एक तीसरा पैरामीटर शेयर स्विच हो गया ना, शेयर स्विच होके कोड विंडो पे आ गया। अब मैं यहाँ पर एक तीसरा पैरामीटर और ऐड कर रहा हूँ, और वो तीसरा पैरामीटर जो है ना वो मैं डिस्प्ले के लिए रखूंगा। जैसे जहां पर ये लिखा हुआ है ना इनपुट एंटर वैल्यू फॉर मैट्रिक्स, अब मैट्रिक्स के बाद ये कोलन यहाँ से हटा देते हैं और यहाँ पर हम लिखते हैं एक तीसरा पैरामीटर हम डिफाइन कर रहे हैं मैसेज, और उस मैसेज को हम यहाँ पर अपेंड करा देते हैं। अब मैट्रिक्स इनपुट फंक्शन में 3 पैरामीटर्स हो गए, तो जब हम इसको कॉल करेंगे तब भी हमें 3 पैरामीटर देने होंगे, 2 3, और यहां पर हम दे देते हैं ए कोलन की वैल्यू दे दी हमने। और देखें अब यहाँ पर 3 पैरामीटर है ना, तो ये मैट्रिक्स इनपुट का फंक्शन कॉल करते वक्त हमें 3 ही इसके आर्ग्यूमेंट्स लिखने होंगे, और यहाँ पर हमने 2 लिखे हुए हैं। अब अगर मैं इसको कंपाइल करके रन करने की कोशिश करूंगा तो ये रन नहीं होगा, क्योंकि मैट्रिक्स इनपुट एक ऐसा फंक्शन है जिसके 3 पैरामीटर्स होते हैं और यहाँ पर हमने आर्ग्यूमेंट्स 2 दिए हुए हैं, लिहाजा ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। रन करके दिखा देता हूँ मैं आपको। रन किया ये हमने, और स्विच करता हूँ, एंटर वैल्यू फॉर मैट्रिक्स ए 1 2 3 4 5 6, ये हो गया। उसके बाद देखें इसने क्या क्या, पहली लाइन तो उसने एग्जीक्यूट कर दी जिसमें लिखा था ए इज इक्वल टू मैट्रिक्स इनपुट मैट्रिक्स, और इनपुट मैट्रिक्स के बाद 2 3, और उसके आगे हमने ये चीज मैसेज के तौर पे पास की थी, और वो जो मैसेज हमने पास किया था वो हमने उस स्ट्रिंग के साथ कॉन्केटिनेट करवाया था जो इनपुट के वक्त डिस्प्ले हो रहा है। तो उसने ए मैट्रिक्स की इनपुट लेते वक्त तो ये चीज डिस्प्ले कर दी, लेकिन बी मैट्रिक्स की इनपुट लेते वक्त उसने कहा क्या है, एरर क्या दिया है, मिसिंग वन रिक्वायर्ड पोजिशनल आर्ग्यूमेंट मैसेज, ये नहीं है हमारे पास अभी, ये एरर है। अब मैं स्विच करता हूँ, कोड विंडो पे जाता हूँ और इसके कोड को हम अपडेट करते हैं। अब क्या चीज है कि यहाँ में हमें तीसरा पैरामीटर देना है, जो भी मैं ये लिखूंगा वो वैल्यू वहां पर उसके साथ अपेंड कर देगा। फंक्शन में हमने कहा हुआ ही ये है कि जो भी यहाँ पे तीसरा पैरामीटर जो आ रहा है उसको इनपुट देते वक्त उस मैसेज का पार्ट बना दो जो यूजर से वैल्यू इनपुट लेने से पहले डिस्प्ले होता है। अब इसको रन करें, अब एरर नहीं आएगा। मैं रन कर दिया, मैंने शेल पे स्विच किया, लिखा हुआ भी देखें मैट्रिक्स एंटर वैल्यू फॉर मैट्रिक्स ए आ रहा है 1 2 3 4 5 6। अब देखें क्या लिखा हुआ है, एंटर वैल्यू फॉर मैट्रिक्स बी 7 8 9 10 11 12। ए की वैल्यूज, बी की वैल्यूज, सी की वैल्यूज सेम है। ठीक है, कोड पे वापस स्विच हो। अब एक बात आपको ये बतानी है कि यहाँ पर अभी तक मैंने आपको बताया कि जो आर्ग्यूमेंट्स हैं ये आर्ग्यूमेंट्स हैं, और जो डिफाइन करते वक्त जो हम ब्रैकेट्स में वेरिएबल लिखते हैं उनको क्या कहते हैं, पैरामीटर्स। तो पहले आर्ग्यूमेंट की वैल्यू पहले पैरामीटर दूसरे में जाती है, लेकिन पाइथन में एक और पॉसिबिलिटी है, वो ये कि हम किसी वेरिएबल से किसी वैल्यू से पहले उसके पैरामीटर का नाम लिख दें। फॉर एग्जांपल नंबर ऑफ कॉलम्स इज इक्वल्स टू 3, मैं पहले इसकी वैल्यू दे दूं, फिर लिखूं नंबर ऑफ रोज, एन स्मॉल होगा,
नंबर ऑफ रोज इज इक्वल्स टू 2। पहले हमने यहाँ पे लिखा था 2,3, लेकिन अब हमने पहले 3 वैल्यू दी है, फिर 2 दिए, और 3 जो है वो क्या है, नंबर ऑफ कॉलम्स हैं। तो जब हम आर्ग्यूमेंट लिखते वक्त उसके पैरामीटर का नाम साथ लिख के इक्वल टू डाल देते हैं, तो वैल्यू उस वेरिएबल, उस पैरामीटर को ट्रांसफर होती है। फिर अब पोजीशन पे इन्हिसार नहीं रहा कि पहली वैल्यू पहले वेरिएबल में, दूसरी वैल्यू दूसरे में जाएगी, ऐसा नहीं होगा। बल्कि जब हम इसको मेंशन कर देते हैं कि ये वेरिएबल, ये वैल्यू इस पैरामीटर की है, तो अब ये उधर वहीं पे ट्रांसफर होगा। यानी अभी भी ये 2 रोज और 3 कॉलम की ही मैट्रिक्स बनेगी। रन करके भी देख लीजिए। स्विच कर दिया और मैं उसको रन करता हूं। ये मैंने रन किया। पोजिशनल आर्गुमेंट फॉलोज कीवर्ड आर्गुमेंट, ये इसने मैसेज दिया। तो मुझे यहाँ पर भी मैसेज इज इक्वल्स टू लिखना होगा कब, क्योंकि अगर हम ये ना लिखें तो कंफ्यूजन हो सकता है ना कि चले पहले वेरिएबल की वैल्यू ये है तो दूसरी तीसरी की क्या, दूसरी जो 2 वैल्यूज हैं वो कहाँ ट्रांसफर होंगी। अच्छा, अब 1 2 3 4 5 6 और 7 8 9 10 और 11, 7 8 9 10 11 12, और काम तो इसने भी सही किया। कोड में जो चेंज की थी वो मैं उस वक्त गालबन छोटा सा एक काम था इसलिए स्विच नहीं हुआ था, मेरे जहन में भी नहीं आया था। आप ये देख लें, उसने मैसेज ये दिया था मुझे कि तीसरा जो पैरामीटर है ना, इसके साथ मैंने वेरिएबल नेम, इसके जो पैरामीटर का नाम है वो नहीं लिखा था। उसने कहा कि अब जब पैरामीटर का नाम लिख दिया तो फिर सब में, सबके साथ पैरामीटर का नाम लिखा जाएगा, और अगर आप नहीं लिखते, पैरामीटर का नाम कहीं ना लिखें, तो पहली वैल्यू पहले वेरिएबल में, दूसरी दूसरे में, तीसरी तीसरे में ऑटोमेटिकली ट्रांसफर हो जाती है। तो या तो पोजिशनल ट्रांसफर होते हैं या विद नेम ट्रांसफर होते हैं। पोजिशनल ट्रांसफर हो, अच्छा अब ये जो ट्रांसफर है ना, इसके लिए अच्छा ये वाली बात तो होगी। ये इसके जो ये जो आप यहाँ पर आर्ग्यूमेंट्स लिख रहे हैं, ये जो आप आर्ग्यूमेंट्स लिख रहे हैं, मुझे याद नहीं रहा कि शायद हो सकता है मैंने पहले में कवर कर लिया हो, लेकिन बहरहाल मैं आपको दोबारा बताऊं तो पहला वाला सेशन बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहा था। तो बाद में कह रहा था कि ये 3 है, ये 2 है, ये स्ट्रिंग है, ये हो सकता है। अच्छा, नंबर ऑफ रोज ऑफ ए, एन आर ए की वैल्यू भी 2 है। अगर मैं ये लिख दूं एन आर ए, ये अब भी सही है, क्योंकि ये जो आर्ग्यूमेंट्स हैं इसमें हम वैल्यूज भी दे सकते हैं, वेरिएबल्स भी यूज कर सकते हैं। तो हमने एन आर ए यूज किया, तो एन आर ए की वैल्यू विच इज 2 वो इसको ट्रांसफर हो जाएगी। अच्छा, नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ बी, उसकी वैल्यू भी 2 है, तो हम यहाँ पर एन सी बी भी लिख सकते हैं, इसलिए कि लॉजिकली वो क्या है, उससे वो तो प्रोग्रामर, उसका ख्याल तो प्रोग्रामर ने करना होता है। प्रोग्राम का काम तो सिर्फ इतना सा होता है कि वही देखता है कि वेरिएबल क्या है और उस वेरिएबल की वैल्यू क्या है, उस वेरिएबल की वैल्यू को ट्रांसफर कर देगा उसके पैरामीटर्स में। जब ये रन हो रहा होगा तो ये ट्रांसफर कर देगा इस वेरिएबल की वैल्यू उसमें, उस पैरामीटर में। ठीक है, तो एक बात तो ये। अच्छा, फिर सिर्फ यही नहीं, बल्कि अगर मैं यहाँ पे ये लिख देता math.log 100, तो math.log 100 की वैल्यू भी तो 2 ही आती है ना। ये ना वेरिएबल है ना वैल्यू है, बल्कि ये तो एक खुद फंक्शन है, तो ये भी अलाउ है, ये भी अलाउ है। तो जब ये कॉल होगा तो क्या होगा कि जब ये इस लाइन पे पहुंचेगा तो ये देखेगा कि यहाँ पैरामीटर्स क्या ट्रांसफर करना है, 3 तो ट्रांसफर हो जाएगा। फिर जब इसकी बारी आएगी तो देखेगा कि यहाँ ये एक फंक्शन है, तो अब ये इस फंक्शन को कॉल करेगा। ये हमेशा ऐसे ही होता है, जब भी आप फंक्शन को कॉल करते हैं और उसके पैरामीटर्स में कोई फंक्शन कॉल हो, उसके पैरामीटर में कोई फंक्शन हो, तो पहले वो उस फंक्शन को कॉल करते हैं, उसकी एक वैल्यू आती है, वो वैल्यू उस जगह पे रिप्लेस हो जाती है। नहीं, कोड में रिप्लेस नहीं होती, लेकिन रन टाइम पे जैसा होगा कॉल हो रहा होता है, उस वैल्यू यहाँ पे रिप्लेस होकर फिर वो फंक्शन कॉल होता है, यानी यहाँ पे जो वैल्यू जाएगी वो 2 जाएगी।
और तीसरा पैरामीटर ये होगा, ये इसी तरह से ट्रांसफर होगा। तो अब भी ये कोड सही चलेगा क्योंकि log of 100 भी 2 होता है, और हमें यहाँ पर जो हमारी इस वक्त की जो रिक्वायरमेंट है उसमें, उसके हिसाब से जो हम एग्जांपल लेके चल रहे हैं उसके हिसाब से हम यहाँ पर 2 पास करना चाहते हैं। तो हम यहाँ पर कोई वैल्यू, पहले हमने यहाँ पे कांस्टेंट नंबर लिखा हुआ था, वो भी सही चल रहा था। यहाँ पे वेरिएबल भी लिख सकते हैं, तब भी सही चलेगा क्योंकि वेरिएबल की वैल्यू ट्रांसफर होगी। और यहाँ पे एक्सप्रेशन भी हो सकती है, उस एक्सप्रेशन की वैल्यू, पहले वो एक्सप्रेशन वैल्यू थी, उसका जो भी रिजल्ट आता है वो इसके आर्गुमेंट की वैल्यू के तौर पे पैरामीटर को ट्रांसफर होता है। अब सिर्फ एक चीज बतानी रह गई, उसके बाद में जरा आपके क्वेश्चन आंसर पर वो नजर डालता हूँ। ये जो मैसेज है, बाज मैसेजेस ऐसे पैरामीटर्स में जब आप फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं तो उसके पैरामीटर्स में हम इक्वल टू टारगेट डिफाइन करते वक्त इक्वल टू के साथ उसकी डिफॉल्ट वैल्यू डाल सकते हैं। मसलन मैं डिफॉल्ट वैल्यू ये कोलन डाल देता हूं। ठीक है, अब अगर मैंने मैसेज, जब इसको कॉल करेंगे हम, तो कॉल करते वक्त अगर मैंने तीनों आर्ग्यूमेंट्स मेंशन किए, पहला, दूसरा, तीसरा, बल्कि मैं इसको ले लेता हूं क्योंकि वह तो बाय नेम है ना, वह तो ट्रांसफर हो ही रहा है। तो अगर मैंने ये तो पहला पैरामीटर जो है, पहला आर्गुमेंट, ये तो पहले पैरामीटर को जाएगा, दूसरा आर्गुमेंट दूसरे पैरामीटर को जाएगा, तीसरा आर्गुमेंट तीसरे पैरामीटर को जाएगा। लेकिन अब क्योंकि वहां पे उसकी एक डिफॉल्ट वैल्यू भी मौजूद है, लिहाजा अब इसको दो वैल्यूज के साथ कॉल करना भी सही है। ठीक है, अगर कोई फंक्शन डिफाइन करते हुए किसी पैरामीटर की वैल्यू इनिशियलाइज भी कर दें हम, तो इसका मतलब है कि अब ये ऑप्शनल हो गया। अगर मैं ये वैल्यू, ये पैरामीटर मेंशन, ये आर्गुमेंट में मेंशन ना भी करूं, इसकी वैल्यू आर्गुमेंट में मेंशन ना करूं, तो बाय डिफॉल्ट वो वैल्यू ले लेगा। यानी अगर अब मैं इसको एग्जीक्यूट करूं तो पहली लाइन पे क्या हो रहा होगा ये तो क्लियर है, दूसरी लाइन पे क्या हो रहा होगा ये मैं आपको बताऊं कि पहला पैरामीटर, पहला आर्ग्यूमेंट है 3, वो जाएगा नंबर ऑफ रोज में, फिर मैथ डॉट लॉग 100, इसकी वैल्यू 2 है, ये जाएगी दूसरे आर्ग्यूमेंट में, और तीसरा मैंने कुछ दिया हुआ ही नहीं है तो वो उसकी जगह पे क्या इस्तेमाल करेगा, ना ए इस्तेमाल करेगा ना बी इस्तेमाल करेगा, सिर्फ कोलन लिख देगा आगे। एंटर वैल्यू फॉर मैट्रिक्स, जैसे अभी मैं स्विच करता हूँ तो आपको इस बात को जरा एम्फसाइज के साथ बता देता हूँ। शेल पे आए, लेकिन यहाँ क्या किया था हमने, एक स्पेस के साथ ए दिया था तो उसने एक स्पेस के साथ ए और कोलन दे दिया। यहाँ मैंने स्पेस के बगैर बी दिया था और फिर इसके बाद एक स्पेस दी थी और कोलन लिखा था, तो उसने वो उसी तरीके से इनपुट लेते वक्त उसी तरीके से उसको कॉन्केटेंट करके डिस्प्ले कर दिया। अब मैं इसको दोबारा रन करता हूँ और यहाँ देखिएगा कि अब बी की इनपुट लेते वक्त ये क्या कर रहा है। मैं इसको रन करता हूँ, 1 2 3 4 5 6 मैथ, नो आई एम सॉरी, इंपोर्ट नहीं किया हमने, मैथ इंपोर्ट करने की जरूरत है, इंपोर्ट मैथ। अब इसको रन करते हैं। अच्छा, मैंने क्या चेंज की, मैं जरा एक झलक दिखा दूं आपको। ये इंपोर्ट मैथ नहीं लिखा था जबकि हमने वहां, अच्छा यहाँ भी लिखने की वैसे जरूरत, यहाँ लिखने की, ठीक है यहाँ पे भी सही है। अब मैं वापस शेल पे जा रहा हूँ और इसको एग्जीक्यूट कर रहा हूँ। इसको मैं एग्जीक्यूट कर दूं फिर शेल पे, अब एक की इनपुट के वक्त देखें क्या लिखा हुआ आ रहा है। अब बी की इनपुट होगी तो देखिएगा क्या लिखा हुआ आ रहा है, टाइप, अच्छा मैथ डॉट लॉग जो है ना, ये असल में फ्लोट टाइप की वैल्यू रिटर्न करता है, और वहां हमने एज्यूम, वहां हमने क्या, हमें क्या चाहिए था, रेंज ऑब्जेक्ट में फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स नहीं आ सकते। सो दिस वाज द रीजन। अब मैं कोडिंग में क्या चेंज कर रहा हूँ इसके लिए, वो इसके लिए मैं आपको स्विच कर रहा हूँ कोड पे। देखें
मुझे फंक्शन तो ये यूज करना है, लेकिन मुझे इसकी इंटीजर वैल्यू चाहिए। क्या कर सकते हैं, int फंक्शन कॉल करें, int फंक्शन में जो भी वैल्यू एज फ्लोट आती है वो कन्वर्ट हो जाती है इंटीजर में। अब मैं इसको रन कर रहा हूँ और रन करके वापस कोड पे स्विच, उस पे स्विच करता हूँ, शेल पे। वैल्यूज 1 2 3 4 5 6। अब देखें बी की इनपुट लेते वक्त अब इसने सिर्फ कोलन दिया है, इसलिए कि मैंने वहां पे सिर्फ 2 पैरामीटर मेंशन किए थे, तीसरा तो किया ही नहीं था, तो उसने उसकी जगह डिफॉल्ट वैल्यू ली। डिफॉल्ट में क्या था, कोलन स्पेस, तो उसने कोलन स्पेस जो है वो डिस्प्ले कर रहा है बी की वैल्यूज इनपुट लेते वक्त। 7 8 9 10 11 और 12। 7 8 9 10 11 12, 13th वैल्यू क्यों इनपुट ले रहा है? ओहो हो, हमने वहां लिखा क्या था कोड में, उसको देखते हैं। स्विच कर दूं, अच्छा log ऑफ 100 लिखा है ना हमने, 10 log 100, log 10 100 लिखना था यहाँ पे, क्योंकि log टू द बेस 10 2 होता है। अगर हम log लिखा तो क्या किया उसने, नेचुरल log लिया था। दिस वाज द रीजन जो उसने वो नहीं किया था। अब मैं इसको रन कर रहा हूँ, ये मैंने इसको और स्विच कर रहा हूँ शेल पे, ताकि आपको उसको रन होता हुआ दिखा दूं। ये मैंने इसको रन किया, ए की इनपुट 1 2 3 4 5 6, बी की इनपुट 7 8 9 10 11 और 12, और अब ए बी और सी की वैल्यू सही आई है। अच्छा, एक नज़र, जो कोड की फाइल बनाई है वो अवेलेबल हो सकती है? जी बिल्कुल हो जाएगी। आर्ग्यूमेंट्स में कोई इक्वेशन लिख सकते हैं भी? जी बिल्कुल, आर्ग्यूमेंट में एक्सप्रेशन भी लिख सकते हैं। तो वैल्यूज, वेरिएबल्स, फंक्शंस, एक्सप्रेशन सब आप लिख सकते हैं आर्ग्यूमेंट के तौर पे। राइट, मेरे ख्याल से दैट्स ऑल। क्वेश्चन देख लो, एक क्वेश्चन और आया है, चंद सेकंड बाकी हैं, शायद वो आंसर हो जाए।